बट व्हेन फाइनली द रिज़ल्ट केम और रिज़ल्ट में देखा रैंक 4th एंड इट गॉट सेलेक्टेड, तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था। रोल नंबर चेक किया, नाम चेक किया, फिर उसके बाद जब घर वालों को बताया तो ऑब्वियसली ये सभी का सपना था एक, आप दिल्ली या किसी भी बड़ी कोचिंग में 1.5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना और उसके बाद ही सिलेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, आप लोन लेके कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की पूरी तैयारी मैंने केवल घर बैठकर ही की है। भी स्लो एंड स्टडी आप स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंट रहें। ये जो डाउट आता है कि होगा कि नहीं होगा, इस डायलेमा को दूर रखें और अपना ये थॉट लाए कि यू विल गिव योर बेस्ट शॉट। जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको काफ़ी उम्मीद होती है कि टॉपर कुछ ऐसी बात हमें बता देंगे जिससे हमें हेल्प होगी, हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो नए एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे, क्या सजेशंस होंगे? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी एस्पिरेंट्स को बता दें, अल्ट्रा कॉम्बैक्ट कंडक्ट कराया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से 27 फरवरी सुबह 11 बजे। इसमें 56 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें हज़ारों एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इसको आप जरूर अटैम्प्ट करें और अपनी स्ट्रेंथ को जानें और देखें आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें 100% स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक आईफोन, मैकबुक, आईपैड जैसी प्राइज भी जीत सकते हो। 1000 लक्की विनर्स को अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलेंगे। तो देरी ना करें, फटाफट जाएं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करें और अपने आप को इनरोल करें और कोड यूज़ करें MFYT10। ध्यान रहे 27 फरवरी सुबह 11 बजे इस कॉम्बैक्ट को अटैम्प्ट करना ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ हैं चारू अग्रवाल मैम। मैम ने UPPCS को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है। तो आज इस वीडियो में मैडम की जर्नी को जानेंगे क्या स्ट्रेटजी मैम की रहती थी, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है तो स्ट्रेटजी भी जाहिर सी बात है अलग ही होगी। और मैडम की पोस्ट के बारे में जानेंगे। अभी मैडम इस CDPO के पद पर पोस्टेड हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैडम स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं इस समय चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पोस्ट पर बुलंदशहर में पोस्टेड हूँ और मैं रहने वाली अयोध्या से हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग भी अयोध्या के ही कनासा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट सोशोलॉजी अयोध्या के ही कॉलेज साकेत PG कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने मास्टर्स इन सोशोलॉजी अयोध्या से ही साकेत PG कॉलेज से किया है। ओके मैडम, आपके दिमाग में कब आया, आपको कब लगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए स्टेट PCS की? जैसे कि बाकी एस्पिरेंट्स की तरह मेरा भी ये ड्रीम फ्लक्चुएट कर रहा था स्टार्टिंग में। जब हम 9th-10th में थे तब चार्टेड अकाउंटेंट से लेकर के PCSJ और उसके बाद जो है फिर UPSC तक का सफ़र। बट बेसिकली 11th-12th तक आते आते ये डिसाइड हो गया था कि मुझे स्टेट PCS या फिर गवर्नमेंट जॉब बेसिकली IAS या PCS, ये दो ड्रीम 11th-12th तक मेरे डिसाइड हो गए थे। ओके मैडम, आपकी तैयारी शुरुआत कैसे हुई और शुरुआती दिनों में आपके रिसोर्सेज क्या रहे और कोचिंग वगैरह ये सारी चीज़ कैसे मैनेज करी आपने? 12th के बाद मैंने अपनी तैयारियां स्टार्ट की थी और जैसे कि मैंने BA किया था सोशोलॉजी में, तो हमारे टीचर थे डॉक्टर मनोज छापड़िया सर ने ही मुझे पूरा गाइडेंस दिया था। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपना NCERT से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे स्टार्टिंग रिसोर्सेज केवल NCERTs थे और मैंने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के साथ साथ NCERTs का 9th, 10th, 11th, 12th रीड करना शुरू कर दिया था। ओके मैडम, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल का सब्जेक्ट सोशोलॉजी। ओके मैडम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑप्शनल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को तो 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट देने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुझसे ऑप्शनल गलत चूज़ हो गया है। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए क्या रिसर्च होती है ऐसी और क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनको आप कंसिडर करो तो आपका बेस्ट ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो आप? जब मैंने भी BA में सब्जेक्ट्स लिए थे तो मेरे सर ने मुझे को सजेस्ट किया था कि आप BA में ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो आपके आगे UPSC की जर्नी या PCS की जर्नी में भी मदद करें। तो मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी। तो क्योंकि ये तीनों मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स थे, अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे इन तीनों में से ऑप्शनल किसको लेना है। तो मैंने इन तीनों की NCERTs पढ़ी थी। मैंने कम से कम एक हफ्ते तीनों की NCERTs को दिया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि किस NCERT से हम ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो पहला सोर्स मेरा तो ये था डिसाइड करने का कि हम किस NCERT से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मैंने पाया कि हम सोशोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, सोशोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो फर्स्ट फैक्टर वाज दिस। सेकेंड फैक्टर था कि हम अपने होम टाउन अयोध्या से ही रहकर तैयारी कर रहे हैं,
तो वहाँ पे कितनी फैकल्टी अवेलेबल है, या वहाँ पे अगर हम रह के उस समय 2015 की बात है, ये 15-16 की बात है, तो उस समय ऑनलाइन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी यूपीएससी या पीसीएस कोचिंग्स के लिए, तो मैंने ऑफलाइन ही तैयारी की थी। तो वहाँ पे कौन सी फैकल्टी अवेलेबल है। थर्ड है कि बेसिक बुक्स, रेफरेंस मटेरियल। चौथा होता है कि उस सब्जेक्ट का आपके एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। जैसे मैंने सोशियोलॉजी लिया, तो सोशियोलॉजी का वेटेज ऐसे के पेपर में भी है, जीएस फर्स्ट का पेपर इंडियन सोसाइटी का, जीएस 4 में भी वो पॉवर्टी एंड हंगर वाले इश्यूज़ में हेल्प करता है, जीएस थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प करता है, एंड जीएस 4 एथिक्स में तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे ऑप्शनल चूज़ करने की यही 4-5 पैरामीटर्स थे कि आपके पास फैकल्टी कैसी है, आपके पास गाइडेंस है कि नहीं है, आप उस सब्जेक्ट से कितना कनेक्ट हो रहे हो, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में रिजल्ट ओरिएंटेशन कितना है, एंड लास्ट थिंग इज़ कि उस सब्जेक्ट का वेटेज पूरे पेपर में कितना है, पूरे एग्ज़ाम में कितना है। ओके मैडम, आप अपने स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताइए। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है, तो किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी थी, प्रीलिम्स और मेंस, स्टेप वाइज थोड़ा बताइए। मेरा प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी ये था कि लाइक मैंने कभी भी टाइम वाइज नहीं डिवाइड करके रखा था कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना है। मैंने हमेशा अपना एक वीकली स्केड्यूल बनाया था कि मुझे 1 वीक में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम वाली बुक आधी कंप्लीट करनी है। तो आई यूज़ टू डिवाइडेड इन अ डेली स्केड्यूल। लाइक अगर वीक में 15 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं तो डेली मुझे 2 या 3 चैप्टर्स पर डे ख़त्म करने हैं। जो हम इस वीक पढ़ रहे हैं, माय टारगेट वॉज कि अगले वीक हम उसको रिविजन स्केड्यूल में ज़रूर डालें। तो मेरा प्रीलिम्स के लिए बेसिकली स्ट्रैटेजी ये था। प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो आप उसको ऐसे पढ़ो कि आप एक ही नोटबुक बनाओ, दोनों के नोट्स एक साथ बनाइए, कलर डिफरेंट कर लीजिए। आप प्रीलिम्स के लिए कुछ नोट कर रहे हैं तो आप उसे रेड पेन या ग्रीन पेन से लिख लीजिए, और बाकी दूसरे किसी पेन से आप मेंस का नोट कर लें। नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, आप बुक में हाईलाइट कर रहे हो, तो आप 2 कलर की हाईलाइटर का यूज़ कर लो। तो मेरा मिक्स रहता था, मैं नोट्स भी बनाती थी और कुछ चीज़ों को हम बुक में हाईलाइट करते थे, और हम वीकली स्केड्यूल बनाते थे। आई यूज़ टू टेक 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम मान लीजिए पॉलिटी भी लेकर के चल रहे हैं, तो हम उनका डिवाइड करते थे कि मुझे इस वीक में मॉडर्न हिस्ट्री के 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और लक्ष्मीकांत के 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो लाइक दिस वे, जब एक टारगेट अचीव हो जाता था तब दूसरा टारगेट, बस एक टेंटेटिव रहता था कि विद इन अ 4 मंथ्स ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैडम, जैसे शुरुआत में आपने बताया आपके जो टीचर्स थे उन्होंने एनसीईआरटी के लिए आपको बोला कि शुरुआत एनसीईआरटी से करनी चाहिए, और काफ़ी सारे टॉपर्स और टीचर्स यही बताते हैं। तो एनसीईआरटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ उनको, या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ? जल्दी कवर करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे। एनसीईआरटी से ही मुझे याद है कि 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें एक चैप्टर था, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और सेम द हेडिंग ऑफ दैट चैप्टर वो यूपीएससी के जीएस सेकंड के मेंस के पेपर में पूछा था उन्होंने। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो ना हम प्रीलिम्स में डिनाई कर सकते हैं और ना ही मेंस के एग्ज़ाम में कर सकते हैं। सो मतलब मैं सजेशन ये दूंगी आप लोगों को कि आप एनसीईआरटी 9 to 12 की पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट दिखे आप उसको हाईलाइट कर लो। नोट्स मेकिंग में टाइम ना इन्वेस्ट करें, जितना आप 2 बार में मतलब नोट्स बनाएंगे जितने टाइम में, आप उतनी बार में 2 बार रिवाइज कर सकते हो। तो जस्ट गो विद द पेस, हरी मत करें, नहीं समझ में आ रहा है उसी को 3 बार पढ़ें, बट स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। ओके मैडम, अभी करंट अफेयर की बात करें। करंट अफेयर का भी मेजर रोल होता है एग्जाम के अंदर, तो करंट अफेयर आप किस तरीके से मैनेज करते थे, कहाँ से करंट अफेयर के नोट्स बनाते थे? जैसे कि सजेस्ट किया जाता है कि इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, हिंदी मीडियम के हैं तो आप दैनिक जागरण या वॉट एवर न्यूज़पेपर आपके यहाँ अवेलेबल है तो पढ़िए। तो स्टार्टिंग में हम भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, उनका एडिटोरियल का सेक्शन बेसिकली, बट मीनवाइल फिर वो रिदम मेंटेन नहीं हो पाता था, तो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ दिया था। हम उनके एडिटोरियल्स कहीं ना कहीं से मेरे को मिल जाते थे और या पढ़ लेते थे, बट एक रिदम मेंटेन करने के लिए हम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ रहते हैं, तो आई यूज़ टू लिसन दैट। तो इससे क्या था कि क्या हो रहा है कॉन्टेक्स्ट वो आपको मालूम है, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन छूटती नहीं है। अदरवाइज एडिटोरियल्स को कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपके मेंस में हेल्प करते हैं। मैंने न्यूज़पेपर से कभी नोट्स नहीं बनाए, हम बस रीड करते थे और बेसिकली मंथली मैगजीन्स पर फोकस करते थे। किसी भी कोचिंग का जिनको आपको अच्छा लगता हो, आप उस एक कोचिंग की मंथली मैगजीन को फॉलो करें। आपको दिखेगा कि अगर आपने वीक में मतलब पूरे मंथ में अगर आपने 20 इश्यूज़ न्यूज़पेपर से पढ़े हैं तो वो 20 आपको मैगजीन में मिल जाएंगे, तो वो आपका एक रिवीजन भी हो जाता था और नोट्स मेकिंग का
भाई कोचिंग वाले अगर आपको मंथली कंपाइलेशन दे रहे हैं तो वो आपके नोट्स मेकिंग के काम को ईजी कर रहे हैं। सो वाई टू वेस्ट टाइम इन मेकिंग नोट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ो और मैगजीन से रिवाइज करो। ओके मैडम, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी मेहनत उतनी ही करते हैं, सारी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गए, उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, या फिर कोई ऐसे गलतियाँ हों जिन पे आप पॉइंट आउट करना चाहो इनको? पहली गलती मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जब हम भी एस्पिरेंट के फेज़ में थे तो मुझसे भी कई बार ये गलतियाँ होती थी कि रिवीजन साइकिल फॉलो नहीं होता था। ये होता है कि हमने 15 दिन का टारगेट बनाया है कि 15 डेज़ में मुझे ये कंप्लीट करना है, तो स्टूडेंट पूरे फ्लो में 15 दिन पढ़ लेते हैं, बुक्स कंप्लीट हो गई एंड दे मतलब वो खुश होते हैं कि भाई 16वें दिन कि मैंने 15 दिन में ये टारगेट अचीव कर लिया, मेरा कंप्लीट हो गया। और बट दे डोंट रिवाइज। आपने आज जो पढ़ा है आप उसे कल रिवाइज़ करो, और आपने आज जो पढ़ा है उसको 7 दिन बाद फिर रिवाइज़ करो। अदरवाइज़ 15 दिन बाद आपको पहले दिन का भी नहीं याद रहेगा। तो पहली गलती जो सब करते हैं कि वो रिवीजन साइकिल फॉलो नहीं करते हैं। आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप मत पढ़ाई करिए, बट रिवीजन ज़रूर करिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप सोर्स के पीछे मत भागो। आज आपको किसी ने बोला लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो। कल आपको कोई बोलेंगे कि डीडी बसु पढ़नी चाहिए, आप डीडी बसु पढ़ने लग जाएंगे। आई एम नॉट मतलब ये नहीं कह रहे कि आप ये पढ़ो ये ना पढ़ो, बट आप जो भी पढ़ो आप स्टिक रहो अपने एक सोर्स पर और उसी को फॉलो करो। जस्ट डोंट रश बिहाइंड द लाइक जिसने जो बोला उसी को फॉलो करें। ओके मैडम, तैयारी के दौरान आपका रूटीन क्या होता था, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे आप? मेरा इस पे से कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था। लाइक दैट इज़ अ रोबोटिक थिंग आई विल से कि आप ये बोलें कि 6 से 8 आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर, तो ये काफ़ी रोबोटिक रहेगा। सो मेरा स्पेसिफिक टाइम टेबल ये था कि हम मॉर्निंग पर्सन थे, बिकॉज एग्ज़ाम ये जो होते हैं यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी, ये दोनों ही मॉर्निंग स्केड्यूल के होते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग स्केड्यूल फॉलो करें, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक टेंटेटिव बना लीजिए डेली स्केड्यूल। जैसे हम अपना 2 सब्जेक्ट जीएस का और 1 ऑप्शनल प्लस करंट, दिस वाज माय डेली स्केड्यूल। तो आप टॉपिक वाइज बांट लो कि आपको एक दिन में हिस्ट्री के इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं या जो भी है। सो माई स्केड्यूल वॉज दिस ओनली कि 2 सब्जेक्ट ऑफ जीएस प्लस 1 ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स ऑफ द डिसाइडेड टॉपिक्स। मैडम, तैयारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती 24 घंटे। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते थे? मेरी साइड एक्टिविटीज़ में आई यूज़ टू रीड बुक्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, कि मोटिवेशनल बुक्स भी और कुछ नॉवेल्स लाइक चेतन भगत, जोसेफ मुर्फी, और कभी कभी जब थोड़ा आउटिंग का मूड रहता था तो बैडमिंटन खेलने चले जाते थे। सो यही मेरी एक्टिविटीज़ थी। मैडम, अभी बात करते हैं, जी शुरुआत में पूछना चाहिए था लेकिन अभी मैं पूछ लेता हूँ कि आपका जब रिजल्ट आया था, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपको पता लगा कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, जो सपना हम देख रहे थे वो पूरा हो गया आज, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? 12 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, 12 अप्रैल 2021, और ये दोपहर में पता चल गया था कई सोर्सेज से कि भाई आज शाम को रिज़ल्ट आने वाला है। तो दोपहर से लेकर के शाम का समय तो ऐसा था कि सदियां लग रही हैं लेकिन वो बीत नहीं रहा था। और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी कि आज शाम को रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि अगर नहीं हुआ तो मेरे फैमिली भी मेरे साथ उम्मीद लगा करके वो 5-6 घंटा वेट कर रहेगी रिज़ल्ट का, तो हम किसी को बताना नहीं चाह रहे थे। जब 8 बजे का टाइम पता चला कि 8 बजे रिज़ल्ट आना है, तो रिज़ल्ट के लिए वेबसाइट खोल कर बैठे हैं, बट सर्वर डाउन हो रहा है, खुल नहीं रहा है। बट व्हेन फाइनली द रिज़ल्ट केम और रिज़ल्ट में देखा रैंक 4th एंड इट गॉट सेलेक्टेड, तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था। रोल नंबर चेक किया, नाम चेक किया, फिर उसके बाद जब घर वालों को बताया तो ऑब्वियसली ये सभी का सपना था एक, तो दे वर वे हैप्पियर। मैडम, अभी बात करेंगे आपके पोस्ट के बारे में, सीडीपीओ पोस्ट पर आप हैं, तो सीडीपीओ पोस्ट के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके की ये जॉब होती है और क्या वर्क प्रोफाइल रहता है? CDPO मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसका वर्क प्रोफाइल ये होता है कि हम लोग के अंडर लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वेमेंस का न्यूट्रिशन और हेल्थ, साथ में 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्री स्कूलिंग, और इसी से जुड़ी हुई जितनी भी मिसलीनियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा हमारे एरिया में होता है। ओके मैडम, अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनको काफ़ी उम्मीद होती है कि टॉपर कुछ ऐसी बात हमें बता देंगे जिससे हमें हेल्प होगी, हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो नए एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे, क्या सजेशंस होंगे? जो अभी नए एस्पिरेंट्स हैं, हम उनको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपना अगर आपके पास टाइम कैसा है, टाइम के स्लॉट अपना प्लान करें कि आपके पास एग्ज़ाम देने को 1 ईयर है, 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स है, वॉट एवर यू हैव उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें।
सेकेंड थिंग, ये प्लानिंग में क्या करें, तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एन सी आर टीज़ आई विल सजेस्ट कि क्लास 6 से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 9 to 12 की पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़िए, कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स की ही केवल एन को आप फॉलो करें। उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पर जाइए। रेफरेंस बुक्स की लिस्ट ऑलमोस्ट सभी के पास होती है कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, द कॉमन बुक्स, आप उसको पढ़िए। फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए सबसे पहला सजेशन मेरा ये होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो करिए। अगर प्रीलिम्स में आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे तो यू विल से कि 20 to 30% क्वेश्चंस आज भी रिपीट होते हैं, सेम नहीं होते हैं बट स्टेटमेंट वाइज रिपीट हो जाते हैं। मेंस के क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि आइदर इट इज़ अ स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी है, वो किस टाइप से पूछते हैं या किसी टॉपिक में कितना डिग इन करते हैं वो। तो आपको जब मालूम है कि स्टेट पीसीएस ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप पढ़ते समय भी उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो माय सजेशन विल बी स्लो एंड स्टडी आप स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंट रहें। ये जो डाउट आता है कि होगा कि नहीं होगा, इस डायलेमा को दूर रखें और अपना ये थॉट लाए कि यू विल गिव योर बेस्ट शॉट। जो होगा वो देखेंगे, एटलीस्ट पढ़ने में तो हम कुछ रियायत ना बरतें। तो जस्ट फॉलो द बेसिक गोल्स, फॉलो द एनसीईआरटीज, गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज आप लगाते रहो और कभी डीमोटिवेट ना हो। मैडम काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं वो कमेंट करते हैं और मेरे पास डीएम भी आते हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जब वो इंक्वायरी करते हैं मुखर्जी नगर में या फिर अदर जहाँ भी कोचिंग चल रहे हैं बड़े बड़े, तो उनको पता लगता है कि 1.5 लाख 2 लाख फीस होती है, पीसीएस हो या यूपीएससी, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या अभी जैसे यूट्यूब का भी दौर चल रहा है, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, क्या कोई भी स्टूडेंट घर पे रह के और फ़ोन अगर उसके पास है तो वो उससे तैयारी कर सकता है? क्या इतना रिसोर्सेज इनफ होते हैं? आई बिलीव कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आप दिल्ली या किसी भी बड़ी कोचिंग में 1.5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना और उसके बाद ही सिलेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, आप लोन लेके कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इट्स बेटर कि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की पूरी तैयारी मैंने केवल घर बैठ कर ही की है, और घर बैठ के मैंने ऑब्वियसली आपकी तरह हम भी बहुत लोगों के मैंने भी वीडियोस देखे हैं। किसी ने बोला कि जीएस में ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, किसी ने बोला ऑप्शनल के लिए क्रिस्प नोट ऐसे बनने चाहिए। तो मैंने हर टॉपर की वीडियोस देख करके अपने मतलब की बातों को निकाला। आज आप में से भी जो भी मेरे को सुन रहा है, आपको अगर उसमें से भी कुछ अच्छा लगे, आप केवल उतनी ही बातों को लीजिए। मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके लिए यूज़फुल नहीं भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल कंडीशन की एक और बात जहाँ तक है, जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो कंप्लीट 5 इयर्स मैंने भी अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को। मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, माई गुड वॉज गुड, माई फैमिली वॉज सपोर्टिव, बट द पॉइंट वॉज कि 9 to 12 के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते थे। उसके पीछे 2 लॉजिक था। पहला लॉजिक ये था कि एनसीईआरटीज़ उनको पढ़ानी है तो एनसीईआरटीज़ मेरा रिवाइज हो रहा है। एक ये क्लेवर मोटिव था कि वो 2 घंटे का स्लॉट हम उनको पढ़ाने को दे रहे हैं, उस 2 घंटे में मेरी एनसीईआरटीज़ का रिविजन होता रहेगा कंटिन्यूअसली। एंड सेकेंड थिंग, जो भी उनसे मेरे को पैसा मिल रहा है, उस पैसे से मेरे खुद के खर्चे निकल सकते हैं। मुझे उससे कोई एम्पायर बिल्डअप नहीं करना था, मेरे बेसिक खर्चे निकल जाते थे। तो यस, अगर किसी का भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि वो बाहर जाकर 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर सके, तो वो घर बैठ के यूट्यूब वीडियो से, बट यस यूट्यूब वीडियोस में भी ये नहीं कि अब आप डेली किसी एक का देख रहे हो। आप पहले पूरी रिसर्च कर लो, सब्जेक्ट वाइज रिसर्च कर लो, आपको जिनका ठीक लगे और रिलायबल लगे, फॉलो देम ओनली। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की जो भी क्वेरीज रहती हैं वो शायद इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी। और मैडम ने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया, मैं फिर से बोलता हूँ, तो मैडम की जो स्ट्रेटजी है वो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।